पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप इस चैप्टर को देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो जैसे हमारा 7th क्लास में था बूझो और पहेली थे, वैसे हमारे 8 में भी, इसके बाद शायद से ना आए या फिर 10 तक आए ये लोग। तो इसके अंदर ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सल्यूशन भी देंगे अब इस टाइम। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया गया है। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट नोट है। यस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। आप जानते होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि 10,000 BC से पहले जो BC में जो लोग थे वो नोमैडिक होते थे, वो घूमते रहते थे, अपनी प्लेस चेंज करते रहते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में जाते थे। वो करते क्या थे, जैसे एक फॉरेस्ट में रह लिए, फिर 2-3-4 दिन के बाद या फिर एक हफ्ते के बाद दूसरे फॉरेस्ट में चले जाएंगे ताकि वहाँ की रिसोर्सेज बचा सके। ये ग्रुप्स में जाते थे क्योंकि अलग अलग जगह पर रहते थे। फ्रॉम प्लेस टू ईच प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और फूड के लिए वो लोग घूमते थे। दे ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स। वो बाद में एनिमल्स को हंटिंग भी करना शुरू कर दिए फॉर फूड। लेटर दे कल्टिवेटेड, लेटर उन्होंने लैंड कल्टिवेट करना सीख लिया, एग्रीकल्चर करना सीख गया। तो जैसे कि ये एग्रीकल्चर के बारे में है गाइस, तो हम इसके अंदर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ इस चैप्टर में हुआ क्या था। इसके अंदर हमें बेसिकली 3 चीज़ें करनी है जो हमें सिखाई जाएंगी। उनका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड शॉर्टेज। तो इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे, इस वाली वीडियो में गाइस हम लोग कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब अपने नोट्स दिखाता हूँ जिससे हम क्रॉप्स की डेफिनेशन सीख सके और खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में। अब खारिफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन। ये क्रॉप्स रेनी सीजन में बोए जाते हैं और उगते हैं। आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप, इन्हें हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप, जो रेनी सीजन में उगते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जून से सितंबर के में ये रेनी सीज़न चलता है और इसके अंदर हम लोग उगाते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये सारे हैं हमारे खारिफ क्रॉप। ये टेस्ट में आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है खारिफ क्रॉप। अब हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप के बारे में। अब हम रबी क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। हाँ, रबी क्रॉप। The crops grown in the winter season October to March are called Rabi crop. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and lentils. तो ये एग्जाम्पल है हमारे जो रबी क्रॉप्स होते हैं ना, वो ग्रो होते हैं अक्टूबर टू मार्च में। अक्टूबर टू मार्च इन महीने में ये उगते हैं और इनके एग्जाम्पल है जो क्रॉप्स उगते हैं उनके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लैंडीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Besides these, pulses and vegetable are grown in summer at many places. अब जानते हैं कुछ जगह क्या होता है, पल्स एंड वेजिटेबल ग्रो होते हैं ड्यूरिंग समर टाइम, बहुत सारी जगह पे। तो ओके, अब हम नोट्स पे ध्यान देते हैं। तो देखिए ये खारिफ क्रॉप के नोट्स हैं हमारे। खारिफ क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन, क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब है हमारा रबी क्रॉप। तो हमने पढ़ा था रबी क्रॉप क्या होती है। ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। ओके,
एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनीज। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो फार्मर्स है वो लगा रहे हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए यही सारे वो प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले पढ़ेंगे, ओके। फिर उसके बाद सोइंग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ऐड इन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इरिगेशन एंड स्टोरेज। ये तीनों हम अगली वीडियो में देखते हैं कि कवर कर ले, और स्टोरेज का हम अलग से पढ़ाएंगे, या फिर हम इन चारों को एक साथ पढ़ा देंगे, ओके। सो गाइज अब हम लोग अपनी NCERT बुक पे आ चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बूझो पूछा है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अब आप जानते ही होंगे, जब आपने पिछली बार 7th क्लास में जियोग्राफी पढ़ा होगा, उसके अंदर वो लोग, जब आपने इमेज देखी होगी, उसके अंदर कुछ फार्मर्स थे, वो रिवर के बेसिन के पास में ही क्रॉप उगाते थे और पानी में ही उगाते थे। क्यों? क्योंकि पैडी को चाहिए बहुत सारा पानी। इसलिए पहली भी अपना जवाब देती, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट्स ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स। Over a period of time, you may find that these activities are similar to those who carried out by Eden or every by you when you grow ornaments plant in your houses. These activity tasks are refers, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्हें बोलते हैं। ये जो आप देख सकते, रुक जाए मैं मार्क कर देता हूँ, ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके। अब ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मेन टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. ये बहुत important topic है guys। ये हमें बहुत ज़्यादा important चीज़ है, क्योंकि और ये चीज़ सारी चीज़ें हम करते हैं। अभी हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि हम जब भी कोई प्लांट लगाते हैं छोटा सा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अब कैसे होता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। पहला स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ओके। सो गाइज ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसके अंदर जो सॉइल होती है वो प्रिपेयर होती है। तो होता क्या है अब इसमें? तो इसके अंदर होता है मेजर डेप्थ, मेजर डेप्थ, ओके। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, लूजन करना सॉइल को, लूजन सॉइल, ओके। लूजन सॉइल हो गया। अब फिर जब हम लूजन करेंगे सॉइल को, रुक जाइए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। जब हम सॉइल को लूजन करेंगे तो उसके अंदर आएंगे अर्थवॉर्म, आएंगे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स। तो जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स आएंगे, ये आएंगे, तो आप लिख दीजिएगा इसमें ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, ओके। अब अगला स्टेप होगा प्लज। प्लजिंग, ओके। प्लजिंग ऑफ सॉइल और ट्रिलिंग, ट्रिलिंग भी वही मीनिंग हुआ, प्लजिंग और ट्रिलिंग एक ही चीज़ है, वही खेत जोतना। तो अब हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसके अंदर यूज़ होते हैं, ओके। वो ये रहा, ये हमने पढ़ा था टिलिंग और प्लजिंग। तो यहाँ से है प्लज क्या होता है, होता क्या है ये प्लज?
This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop. इससे फर्टिलाइज़र पहले सबसे पहले डाला जाता है क्रॉप को, रिमूविंग वीड्स को रिमूव किया जाता है, एंड टर्निंग द सॉइल को टर्न करना, जोतना. दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुलक्स. ये बनता है, ये होता है वुड का. अब आयरन के भी आने लग गए हैं, लोहे के भी आने लग गए हैं, और इसमें यूज़ होते हैं बुलक या फिर अदर एनिमल जैसे कि हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्राइप कॉल्ड प्लजशेयर. मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये प्लजशेयर कैसा दिखता है. ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लजशेयर. द मेन पार्ट ऑफ द प्लज, ये मेन पार्ट होता है प्लज का. इट इज़ अ लॉन्ग वुड, इसके पास होती है एक लॉन्ग वुड जिसको हम कहते हैं प्लज शाफ्ट. देयर इज़ अ हैंडल एट वंस एंड ऑफ द शाफ्ट, इसके पास एक हैंडल होता है एट द शाफ्ट. द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम. अब जैसे कि आप लेज़र लाइट कभी मारते होंगे ना, तो लास्ट वाले एंड को बीम बोलते हैं. वैसे ही इसके अंदर जो लास्ट वाली लकड़ी होती गोल सी, उसे हम बीम बोलते हैं. विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुलक्स नेक, बुलक के नेक पे रखा जाता है. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन ईजिली ऑपरेट द बुलक. ओके, और प्लज को ऑपरेट कर सकता है, बुलक को भी ऑपरेट कर सकता है. वही The Inge's wood plug is increasingly being replaced by an plug in nowadays. Okay, तो अब आपके दिन क्या होता है, nowadays में क्या होता है, अब वुड प्लज को आयरन प्लजेस से रिप्लेस किया गया है. अब हो के बारे में भी पढ़ लेते हैं. हो भी तो वही काम करता है. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड अदर लूजिंग द सॉइल. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड or iron, a strong board and bent plate iron fixed with on the end. तो देखिए, इट हैज़ अ सिंपल टूल, ये एक सिंपल टूल है विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, एंड फॉर लूजन द सॉइल को लूज करने के लिए, ताकि उसके अंदर माइक्रोब्स घुस पाए और अर्थवॉर्म घुस पाए. ओके, और हवा भी जाते रहे, वरना फिर प्लांट्स तो मर जाएंगे ना, इसीलिए. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसके पास होती है लॉन्ग रॉड वुड की या फिर आयरन की. अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड और बेंट प्लेट, एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड जैसा होता है जो बेंट होता है, एक प्लेट जिसको हम बोल सकते हैं, ऑफ आयरन की होती है, फिक्स टू द वन एंड. ये देखिए, ये रहा, रुक जाइए एक सेकेंड. एंड वर्क्स लाइक ब्रेडली, इट्स पुल बाय एनिमल, ये एनिमल से पुल होता है. ये देखिए गाइज, ये एक फार्मर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फार्मर है. एक सेकेंड, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली देख सकें. ये एक फार्मर है जो कि ऑपरेट कर रहा है इन बुलक्स को और ये प्लज को. ओके, और देखिए, अब मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में समझाता हूँ. सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं. ये देखिए, ये जो होता है ना, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर एक लेज़र है. ओके, हम लेज़र मानते हैं, तो अब यहाँ से समझ लीजिए बंद हो गया इसका रास्ता. जो लास्ट वाला पार्ट होता है हम उसे बीम बोलते हैं ना, वैसे ही इसका भी है. ये देखिए, इसे हम बोलेंगे बीम. क्या बोलेंगे? बीम. तो जल्दी से अब हम इसे रिमूव करते हैं. तो अब अगला, ये जो हम बोल रहे थे लॉन्ग वुड, इसको प्लज शाफ्ट बोलते हैं. ओके, और ये प्लज शेयर है. ओके, ये जो नुकीला सा होता है ट्रायंगल, इसे हम बोलते हैं प्लज शेयर. ये देखिए, यही होता है प्लज. ये देखिए, ऊपर ये वुड वाला बना है प्लज. ये देखिए, ये एक ट्रैक्टर में ले जा रहा है कोई प्लज, ये इससे कनेक्टेड है. ये देखिए, वुडन प्लज, ये आयरन प्लजेस है. ओके, ये देखिए. तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब ये देखिए, ये होता है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एकदम सिमिलर होता है माइनक्राफ्ट वाले हो की तरह. ये देखिए, इसके अंदर एक बेंट आयरन प्लेट होती है जो कि वुड से कनेक्ट होती है. ओके, ये देखिए, ये है एक आयरन हो, इसकी बेंट प्लेट है और ये ग्रिप के लिए है और ये भी ग्रिप के लिए है. अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं. ओके, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस,
ये है एक हो, देखिए इसे बोलते हैं ग्रिप, जो मैं आपको बोल रहा था, हैंडल भी बोल सकते हैं इसे। इसमें भी एक बीम होती है नीचे के साइड, रॉड होती है आपको जैसे कि मैंने अभी दिखाया, और ये बेंड प्लेट होती है। ओके, तो ये हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब ये कल्टीवेटर के बारे में पढ़ते हैं। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर से होती है प्लगिंग। ड्रिवन कल्टीवेशन, द यूज़ ऑफ कल्टीवेशन सेव लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर आप याद रख सकते हैं, कल्टीवेटर यानी कि जो ट्रैक्टर होता है जो कि बहुत सारा टाइम बचाता है और ये प्लगिंग में मदद करता है। चलिए सोइंग के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं इससे पहले आपको सोइंग के बारे में बताऊं, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे कि अगर हम कोई चीज़, अगर एक सबसे पहले कंटेनर लेना है हमें, तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर कुछ सीड्स डालने हैं और 1-2 मिनट के बाद अगर वो सीड्स ऊपर चले जाएंगे तो वो डेड सीड्स हैं। ओके, यानी कि वो ख़राब सीड्स हैं, उन्हें कोई अंदर से खा लिया है जिसकी वजह से लाइट है वो भारी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, वो जो सीड्स होते हैं ना, सारे अपने सीड्स सोइंग से पहले, उनको लगाने से पहले वो क्या करते हैं, वो पानी में डाल देते हैं सारी सीड्स को। देखते हैं अगर कोई सीड ऊपर आ जाता है उसे बाहर निकाल सकते हैं, वो निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि उन्हें अच्छी क्वालिटी की सीड चाहिए। अगर अंदर से कोई इंसेक्ट कुछ खा लिया होगा तो वो अच्छी बात नहीं है, वो सीड ग्रो नहीं करेगा और उनका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो उन्हें हैवी सीड और अंदर से पूरा अच्छे से अच्छा सीड चाहिए रहता है फार्मिंग के लिए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब ये देखिए, यही है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड। अब पहेली बोलती है कि मैंने एक बार देखा कि मेरी जो मम्मी है वो कुछ ग्राम सीड को एक वेसल में डाल रही है एंड कुछ पानी डाल रही है। कुछ देर के बाद कुछ सीड फ्लोट करने लगे। वो अब सोचने लगी कि ये सीड क्यों फ्लोट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया, जो ख़राब सीड होते हैं ना वो फ्लोट करते हैं। टेक अ बीकर, अब एक्टिविटी है ये। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट with water. Put handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. Are the seeds which float on water? Would you? हाँ, क्योंकि करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई सीड लाते हैं उसके अंदर कोई ना कोई तो ख़राब सीड रहता है जिसकी वजह से वो फ्लोट करेगा। Would those be lighter or heavier देन दोज विच संक? जो सिंक होंगे वो तो हेवियर होंगे और जो तैरेंगे वो लाइटर होंगे। वाई वुड दे बी लाइटर? अब वो लाइटर क्यों होंगे? क्योंकि उसको अंदर से इंसेक्ट ने खा लिया है। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर। देखिए मैंने सही बोला था कि जो सीड डैमेज हो जाते हैं अंदर से, हॉलो हो जाते हैं और लाइटर हो जाते हैं। Therefore they float on water, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं। This is a good method for separating good. ओके, तो ये एक अच्छा मेथड है separating good healthy seeds from damaged ones. ओके, ये अच्छा एक प्रोसेस है जिससे हम खराब सीड और अच्छे सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सेपरेटिंग हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन बिफोर सोइंग। सोइंग से पहले one of important task is known about the tools for sowing seeds. ओके, अब ट्रेडिशनल टूल आ गया हमारा, और सोइंग से पहले टूल्स की तो बात होगी ही क्योंकि फार्मिंग में ऐसे टूल्स तो लगते हैं ही। The tools used traditionally for sowing seeds, it's shaped like a funnel. वो फनल की तरह दिखते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए फनल होता है ना, जिससे हम तेल को डालते हैं या फिर किसी चीज़ लिक्विड को बॉटल में डालने के लिए यूज़ करते हैं ना, फनल वैसे ही होता है ये ट्रेडिशनल टूल है। इसके अंदर सब लोग सीड्स डालते हैं और वो गाय चली जाती है जिसकी वजह से सीड गिरते जाते हैं और लगते जाते हैं। फनल पास थ्रू डाउन 2 or 3 पाइप्स हैव बीन शार्प एंड, उनके शार्प एंड होते हैं। दीज एंड प्रेशन इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ओके, सीड ऐसे लगाते रहता है। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। ओके, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके,
ये एक मेथड होता है, उसको सफिशिएंट सॉइल चाहिए रहता है, न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है। ओके, एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव रिमूव प्रिवेंट ओवरकोडिंग। ओके, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट्स को रिमूव किया जाता है अगर वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। ओके, और उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट, सारी चीज़ें जो आपने पढ़ा था अपनी 6 की बुक में, 7th की बुक में, ओके, वो सारी चीज़ें लगती हैं। अब हम ये एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइज़र एंड बाकी सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बोला था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।